नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। वो परसों जो राहुल गांधी है उस खानदान का जिस खानदान के रग रग में, नस नस में भारत के खिलाफ गद्दारी भरी हुई है और राहुल का भी तमाम उदाहरण जो है भारतीय जनता ताकत दल ने बताया है और देश ने देखा भी है गद्दारियों का वो सिलसिला। और वो जो है किसी दूसरे को और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को गद्दार कह रहा था। भारतीय जनता ताकत दल ने स्पष्ट किया था कि जो वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को गद्दार कह रहा था उसको उसका बचाव करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, वो उसको देखें। और आगे विस्तार से बताया जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राहुल खुद ही इतना बड़ा गद्दार है, जब उनको उल्टे मोदी जी को गद्दार कहता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह का, अब वो कोई मुहावरा माने उपयुक्त माने याद नहीं आ रहा है, लेकिन भीगी बिल्ली की तरह जो है बस यही वक्तव्य आता है कि वो मर्यादा भूल गए हैं, उनको ज्ञान नहीं है, ये इन्हीं शब्दों का ना। लेकिन वो जरा भी इस बात की मैंने इस तरह की संवेदनशीलता का बिल्कुल अभाव है कि जो खुद ही इतना बड़ा गद्दार है वह दूसरे को गद्दार कैसे कह रहा है। तो इस तरह का जो जितने भी उनके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रहे कि जिस तरह का उसके बचाव में वक्तव्य दे रहे थे कि वो मर्यादा भूल गए, उनको ज्ञान नहीं है, मोदी विरोध करते हैं, बस यही इस तरह का वक्तव्य बचाव, बल्कि ये मोदी जी का बचाव नहीं है। हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको गौर से समझे। इस तरह के वक्तव्य जो है इस तरह के वक्तव्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बचाव नहीं है। यह बचाव उस घोर गद्दार राहुल का बचाव है, ताकि देश जो है या देश के लोग जो हैं उसको गद्दार के रूप में न समझें। तो यह भी इस तरह के वक्तव्य भी एक बहुत बड़ी साजिश है। तो आगे इस पर और खुलासे किए जाएंगे। और वो नेहरू की गद्दारियों का
तो जैसा कि बताया गया था कि YouTube के माध्यम से उतना मुमकिन नहीं होता है और न मुमकिन है। कुछ नमूने के तौर पर पिछले एपिसोड में बताया गया था। दो एक दृष्टांत और बताए जा रहे हैं। जो घोर गद्दार, जो भारत का घोर गद्दार नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो है युद्ध के बहाने, चीन से युद्ध के बहाने सन 1962 में, जिसमें उसने गोली न चलाने के आदेश देने की गद्दारी की थी भारत के खिलाफ, यानी दुश्मन चीन को गोली न चलाना है, इस तरह के आदेश को वो दिया हुआ था वो घोर गद्दार नेहरू। और अपनी सेना के लिए एक सुई तक भी नहीं बनने दिया था वो घोर गद्दार नेहरू। और इन विकट परिस्थितियों में वह चीन के प्रधानमंत्री चाउ एल नाई को बुला करके एक धोखेबाजी वाला नारा लगवाया था भारत में, हिंदी चीनी भाई भाई। और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के तहत जो है वो हमारा अक्साई चीन को कब्जा कर रहा था, अपना दुश्मन चीन। जब कब्जा कर लिया तब ये घोर गद्दार नेहरू कह रहा है कि अक्साई चीन चला गया तो क्या हुआ, उस अक्साई चीन में एक घास भी नहीं उगती है। और ये इस तरह का वक्तव्य भी दिया था वो संसद में। और वही भीगी बिल्ली वाली हालत और कायरता वाली हालत उस वक्त भी थी कि किसी ने इस घोर गद्दार नेहरू की गद्दारियों का कोई माकूल प्रतिकार, माकूल जवाब मिला नहीं। और इसीलिए होता यह है कि जब कोई इतने बड़े दुष्ट का, इतने बड़े माने भारत के घोर गद्दारों का माकूल जवाब नहीं मिलता, इसीलिए तो उनके हौसले जो है वो माने पस्त होते नहीं हैं, बंद होते नहीं हैं। उसने हमारे भारत की 45,000 वर्ग मील चीन के हाथों दे दिया, अक्साई चीन दे दिया। और अक्साई चीन पर कितना गद्दारी भरा उसने वक्तव्य दिया कि अक्साई चीन भारत का, अक्साई चीन भारत का चला गया तो कोई बात नहीं है, चला गया तो क्या हुआ, उस पर एक घास भी नहीं उगती है। तो एक कायरता भरा वो महावीर त्यागी ने कहा कि मेरे सर पर बाल नहीं है। जवाब तो इसका यह होना चाहिए था, जो भारतीय वामता के दल कह रहा है कि जो वो गद्दार नेहरू ने कहा कि अक्साई चीन में घास भी नहीं उगती है, उसका माकूल जवाब ये बनता था कि अरे वो गद्दार नेहरू, तुम्हारे सर पर भी बाल नहीं हैं, तो क्या तुम्हारे भी सर को काट करके उस दुश्मन को चीन को, उस दुश्मन चीन को दे दिया जाए, ये जवाब बनता था। लेकिन इस तरह की कायरता उस समय भी थी। लोग बताते हैं कि राम मनोहर लोहिया थे, जबी कृपलानी थे, सी राजगोपालाचारी थे, अम्बेडकर थे, लेकिन किसी ने उसकी इससे गद्दारी का जो माकूल जवाब होना चाहिए था, किसी ने दिया नहीं। और इसीलिए उसका मन बढ़ता गया। तो उस समय जो है 45,000 वर्ग मील भारत का इस गद्दार नेहरू ने चीन को थमा दिया। ये जो मैंने अभी चीन की सेना भारत से पस्त होकर के जो वापस हुई है, उस पर ये घोर गद्दार राहुल कह रहा है कि हमारी पोस्ट ले लिया, हमारी इतनी जमीन ले लिया। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो घोर गद्दार राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पर गद्दारी का आरोप लगाता है, तो जरा भी संवेदना इन सबों की नहीं होती है कि भाई कि एक घोर गद्दार किस्म का आदमी वो किसी दूसरे पर वह गद्दारी का आरोप लगा रहा है।
तब भी ये बीजेपी वाले, अब मोदी महोदय, मोदी के सिपा सालार लोग जो है वो घोर गद्दार राहुल का ही बचाव करते हुए दिखते हैं। उसको गद्दार कहते ही नहीं। अब कोई नहीं पूछता है, लेकिन भारतीय जनता दल पूछ रहा है कि अरे वो घोर गद्दार राहुल गांधी, तुम्हारे बाप के नाना ने जो 45,000 वर्ग मील चीन के हाथों दे दिया है, पहले उस पर बात कर, उस पर तुम बात कर। और इसके बाद जो संसद ने एक प्रस्ताव पास किया हुआ है कि जब तक भारत चीन से एक इंच जमीन वापस नहीं ले लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। इस संसद द्वारा पारित प्रस्ताव और प्रतिबद्धता के प्रति तुम जैसे घोर गद्दार राहुल गांधी का इस पर क्या कहना है? कभी इसका जिक्र किया, कभी इसकी बात कही? तो यह देश को पूछना चाहिए कि जो आज ये गद्दारी की बात कह रहा है राहुल गांधी, देश को पूछना चाहिए। और भारतीय जनता दल तो पूछ ही रहा है कि अरे वो घोर गद्दार राहुल गांधी, पहले हमारे बाप के नाना ने जो 45,000 वर्ग मील थमा दिया उस चीन को, अक्साई चीन सहित, पहले उस पर बात कर। और जो संसद के द्वारा पारित जो है प्रतिबद्धता कि जब तक भारत जो है चीन के कब्जे से एक एक इंच जमीन वापस नहीं कर लेता, भारत चैन से नहीं बैठेगा। इस प्रतिबद्धता को तुम क्यों भूल गया घोर गद्दार राहुल? यह देश को पूछना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी वाले उस घोर गद्दार राहुल का अभी भी बचाव कर रहे हैं। भारतीय जनता दल स्पष्ट कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो बहुत ही छल कपट वाला है, नकली है, धोखा है और देश को कष्ट देने वाला है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है या मोदी जी गद्दार नहीं है, देश के गद्दार नहीं है। लेकिन इस घोर गद्दार नेहरू खानदान, जिसको जीएनपीसी कहते हैं, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसका इन सबों ने जो खानदान की जो पार्टी है वो कांग्रेस, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भूल से या भ्रम से या गलतीवश उसको कांग्रेस कह रहे हैं। उस जीएनपीसी जो कि उसके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रग रग में देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ गद्दारी भरी हुई है। उसको हर तरीके से इनकी गद्दारी को छुपाने का या ये गद्दार के रूप में बेनकाब ना होने का जो साजिश ये मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उनकी गद्दारी छुपाने के कारण जो है ये भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है। सीधे रूप में गद्दार नहीं है। मैंने नेहरू की इतनी बड़ी गद्दारी को छुपाने की गद्दार है ये भारतीय जनता पार्टी और जो है मोदी जी। ये वैसे ही है कि एक होता है अपराध करने वाला, एक होता है अपराध को शह देने वाला या उसके अपराध को ढकने वाला। कानून की नजरों में दोनों बराबर के अपराधी माने जाते हैं। वही चीज है इस देश की नजरों में। एक है देश के खिलाफ गद्दारी करने वाला, एक है उसकी गद्दारी को ढकने वाला और वो लोगों के सामने गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो
इसकी साजिश करने वाला, इसलिए जो जो साजिश करने वाला भी उसके बराबर या उससे अधिक गद्दार है। तो उसी रूप में ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ गद्दार है। ये स्पष्ट रूप से जो है भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय अवाम को बताना चाहता है कि सीधे रूप में भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी देश के खिलाफ गद्दार नहीं है, लेकिन ये घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू, घोर गद्दार इंदिरा गांधी, घोर गद्दार जो है ये राजीव गांधी, घोर गद्दार जो है ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी इत्यादि को बचाने की जो गद्दारी जो कृति और घिनौना काम कर रहे हैं, उसी कारण जो है ये देश के बहुत बड़े गद्दार हैं श्री मोदी जी और ये भारतीय जनता पार्टी वाले। ये स्पष्ट इस रूप में भारतीय जनता का दल अटल है, स्पष्ट भी है और देश को यानी यही वो समझाएगा। अब उस नेहरू की गद्दारी का दो एक नमूना और सुनिए। जब उस घोर गद्दार नेहरू ने तिब्बत जो कि भारत में मिलना चाह रहा था, उसने अपना शिष्टमंडल भी भेजा था। उसको उस शिष्टमंडल से या डेलीगेशन से घोर गद्दार नेहरू मिला भी नहीं और उसको यानी उस तिब्बत को उस चीन के हवाले कर दिया और कितने नरसंहार के बाद उसने कब्जा किया। और उसी प्रकार त्रिभुवन सिंह राजा थे नेपाल के, वो भी मिलना चाह रहे थे। बर्मा भी मिलना चाह रहा था और किसी को ये मिलने नहीं दिया। बल्कि यहाँ एक गद्दारी और किया इसने, नेहरू ने एक कोको द्वीप जो है वो बर्मा को थमा दिया। कोको द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है और उस कोको द्वीप जो है फिर इसने ले लिया चीन ने बर्मा से। और वो जो कोको द्वीप पर जब कब्जा हो गया इसका चीन का, वो हमारी जो है भारतीय नौसेना या हमारी भारतीय सेना या भारत के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती होगी, खतरा होगा। तो इसकी गद्दारियों की फहरिस्त है। तो फिर से सुनिए कि जब वो भारत की जमीन 45,000 वर्ग मील और थमा दिया और तिब्बत को थमा दिया, तो फिर जो है वो चीन गया था, बीजिंग गया था या उसमें बीजिंग नहीं बोलते, उसमें बोलते थे पीकिंग। तो पीकिंग गया था और भारत की गद्दारी का, भारत के खिलाफ गद्दारी का और चीन के प्रति वफादारी का उसको इनाम मिला। बहुत भव्य स्वागत हुआ और बड़े बेहयाई वाले शब्दों में लिखा है कि मेरा इतना बड़ा स्वागत हुआ। इस चीज को हमारे देश के लोग समझें कि ये अपने देश के खिलाफ गद्दारी करने के बाद वो फिर दुश्मन चीन के यहाँ गया और उसको स्वागत हुआ। उस स्वागत को भी इस बेहया और घोर गद्दार नेहरू ने लिखा था, ये हालत। और इसके बाद जेएनपीसी वालों ने जो कि सत्ता में रहे, इसे गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस वालों ने एक रोड तक नहीं बनाई, उस सीमा पर एक रोड तक नहीं बनाई। और जो है इस संबंध में जो यूपीए के वक्त जो रक्षा मंत्री था वो ए के एंटनी ने, उसने वक्तव्य दिया कि हमने वो रोड न बना करके हमने भारत की रक्षा की है और एक रोड न बनाने का चीन को और घुसने का मौका दिया और चीन वाकई में और घुसता गया। और एक गद्दार जो है, घोर गद्दार राहुल जो है, वुहान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता करके उससे रिश्वत लिया राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। उस रिश्वत के एवज में भारत का बाजार खोल दिया, यानी वो हमारे देश में भी घुसता गया, हमारी जमीन पर भी कब्जा किया और उसके लिए भारत का बाजार भी खोल दिया इस गद्दार
राहुल गांधी ने। तो इस सारी गद्दारियों का के विषय में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहते हैं, सिर्फ उसका बचाव करते हैं। और भी चीजें हैं कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे घोर गद्दार खानदान जो है नेहरू को बचाने की गद्दारी करते हैं भारत के खिलाफ। ये और विस्तार से भारतीय जनता दल बताएगा। अभी हाल का जरा सा एक वो दृष्टांत एक जरा आप लोग सुनिए। ये आई ओपनर, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। स्मृति ईरानी और महिला सांसद और मंत्री भी है, इतना माकूल जवाब देने वाली और दहाड़ने वाली महिला नेत्री जो है, उसने साहस किया इस गद्दार राहुल गांधी का सामना करने के लिए चुनाव में अमेठी से 2014 के चुनाव में इसने बहुत बड़ी शिकस्त दी, बहुत बड़ी चुनौती दिया। शिकस्त तो नहीं दिया, चुनौती दी। उस वक्त ये गद्दार प्रियंका गांधी बोली थी, जब किसी ने पूछा कि स्मृति ईरानी के विषय में आप क्या कहती हैं, ये गद्दार प्रियंका जो है वो पत्रकारों से कह रही है कि स्मृति ईरानी इतना घमंड। लेकिन 2019 तक आते आते वो घोर गद्दार राहुल चुनाव का सामना करने के पहले ही जो है इतना नैतिक रूप से डाउन कर दिया इसने, ये बहादुर स्मृति ईरानी ने, कि वह जो है मैदान छोड़ करके ही भाग गया वायनाड। और जरा याद करिए कि जो राहुल गांधी को इतनी बड़ी चुनौती दे रहा था, तो मोदी महोदय किस तरह से इस स्मृति ईरानी को डिमोरलाइज कर रहे थे, सिर्फ नेहरू खानदान को खुश करने के लिए, गद्दार राहुल को खुश करने के लिए। उसके नमूने देखिए। इन्होंने 2014 के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री तो बना दिया, और इसके बाद ये जेएनपीसी के लोग जो है बहुत आक्रमण करने लगे कि इसकी डिग्री फर्जी है, तो ये है तो वो है। संजय निरुपम ने एक अपमानजनक वो टिप्पणी भी किया। संजय निरुपम जेएनपीसी का वो गद्दार जो है संजय निरुपम, वो यानी बम्बई वाला, बॉम्बे वाला, वो यहां तक कि इनको बोल दिया ठुमके वाली। बताइए, जो हमारे देश का वो मानव संसाधन मंत्री है, उसको ये गद्दार जेएनपीसी का गद्दार जो है वो संजय निरुपम बोल रहा है ठुमके वाली। वो ये भूल जाता है कि जिसकी चमचागिरी में ये कर रहा है वो खानदान तो भारत का गद्दार है ही, चरित्र के रूप में बहुत ही भ्रष्ट किस्म का है। चारित्रिक भ्रष्टता भी है। इस बात को भारतीय जनता दल वो कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन चारित्रिक भ्रष्टता जो है वो मोतीलाल से शुरू होती है। मोतीलाल भी चरित्र से भ्रष्ट था, जवाहरलाल भी भ्रष्ट था, वो गद्दार इंदिरा भी भ्रष्ट थी, राजीव भी भ्रष्ट था, अब पूरा खानदान जो है वो चारित्रिक रूप से भ्रष्ट है। लेकिन चमचागिरी देखिए उस गद्दार जो है वो संजय निरुपम का, कि हमारे देश के मानव संसाधन मंत्री को जो है वो ठुमके वाली बताया उसने। और इसके बाद मोदी जी ने क्या किया, उसको जो है वो मानव संसाधन मंत्रालय से वो हटा भी दिया। और एक बात की कल्पना जरा आप लोग करिए, और इसके बाद 2019 के चुनाव में
जब ये अच्छा, और ये स्मृति ईरानी ने बल्कि वहाँ मकान भी ले लिया था। एक कोई गोडाउन था, गोडाउन के फर्स्ट फ्लोर पर 2-3 कमरे का वो था, वहाँ किराया लेकर के वो रहती भी थी वहाँ पर, और वहीं से अपने जो है चुनाव प्रचार या चुनाव अभियान का जो है वो प्रचार करती थी वो। तो कोई एक पांडे करके था उस क्षेत्र का, लोग बताते हैं कि वो जेएनपीसी या कांग्रेस में ही था। लोग बताते थे कि काफ़ी उसका प्रभाव है, कम से कम 25-30 हजार वोट उसके पीछे हैं। तो एक बार बातों में वो स्मृति ईरानी से कहा कि मैं प्रियंका गांधी के मैं बहुत करीब हूँ, और एक ऐसी बात कह दिया जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, और एक सीमा है। और वो जब वर्णन यानी वो प्रियंका गांधी से करीबी का जो वर्णन करते जो प्रियंका गांधी के खिलाफ जो अपमानजनक बात जो ही उसने उस पांडे ने कहा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से, स्मृति ईरानी उस राहुल गांधी स्मृति ईरानी राहुल गांधी का चुनावी प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी उस गद्दार खानदान की गद्दार प्रियंका गांधी का प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और तुरंत उस पांडे को, जिसके विषय में लोग बताते थे कि भाई इसके पीछे 25 से 30 हजार वोट है, तुरंत जो है वो बाहर निकाल दिया, ये बोल करके कि जिस व्यक्ति को नारी का सम्मान करने नहीं आता है उसकी भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है, ये बोल करके ये साफ था। और इसके बाद जरा कल्पना करिए कि वो शख्सियत जो 150 साल पुरानी या 150 साल पुरानी इस पार्टी के मुखिया को जो है चुनाव मैदान से भागने को मजबूर कर दिया। यदि कोई और होता, किसी पार्टी में होता, तो पार्टी जो है सर आंखों पर उठा लेती और उसको प्रधानमंत्री का पद देती और पार्टी। तो कम से कम इस बेवकूफ मोदी से ये उम्मीद थी कि कम से कम उसको गृह मंत्रालय जैसा, रक्षा मंत्रालय जैसा उसको उसके बराबर इज्जत वो देते। लेकिन सिर्फ राहुल को खुश करने के लिए, उस गद्दार राहुल को खुश करने के लिए किस तरह से अपमानित किया वो स्मृति ईरानी को, इसका नमूना जरा देखिए। इसके बाद जो है वो सूचना प्रसारण वो मंत्रालय दिया, कपड़ा मंत्रालय अलग से था, और सूचना प्रसारण मंत्रालय में एक जो है वो राज्य मंत्री थे महोदय वो राज्यवर्धन सिंह राठौर। इसने इस मोदी महोदय ने उस स्मृति ईरानी से सूचना प्रसारण मंत्रालय छीन करके जो उनके अंडर में था वो राज्य मंत्री, उसके हाथों में थमा दिया। इस मोदी महोदय ने इस तरह से अपमानित किया। और फिर किस मंत्रालय नहीं घुमाया, कपड़ा मंत्रालय, फिर जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय, क्या क्या है। ये सिर्फ गद्दार राहुल को खुश करने के लिए, गद्दार जीएनपीसी के सोनिया, गद्दार जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चल रहा चौकड़ी काकस के गद्दार सोनिया को खुश करने के लिए मोदी जी ऐसा कर रहे। तो ये तो कई ऐसे उदाहरण हैं
कि यानी उस गद्दार, और गद्दारी नहीं, सब लुटेरे भी हैं। सोनिया और पूरा खानदान इस देश का सबसे बड़ा डकैत और लुटेरे भी हैं। तो उसको खुश करने के लिए मोदी जी ने इसको मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री यानी इतना बदला और इतना अपमानित किया इनको, जो स्मृति ईरानी जी को, जिनको जो कि हकदार थी। क्यों कि एक 1.5 साल पुरानी उस पार्टी के मुखिया को उस मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया अपने परिश्रम से, महिला होते हुए भी। तो वो ये गद्दारी है मोदी जी की, उस गद्दार राहुल को खुश करने के लिए ये गद्दारियां हैं। और एक और वो सुन लीजिए, जनरल वीके सिंह की सेना में बहुत इज्जत है। ये व्यक्तिगत रूप से मैंने पता किया है। जितने रिटायर्ड मिलिट्री के लोग हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अधिकारी हो, बहुत इज्जत है। जनरल वीके सिंह ने ही ब्रिगेडियर उस्मान, जो कि 1947-48 में जो पाकिस्तानी सेना कबीलियों की भेष में आए थे जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए, उस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और उन्होंने यह भी लिखा था कि यदि ब्रिगेडियर उस्मान जिंदा होते तो आज़ाद भारत के और कि वो पहले सेना अध्यक्ष होते। इतनी इज्जत उन्होंने जो है ब्रिगेडियर उस्मान को दी थी, और उसके वो हकदार भी थे। तो वीके सिंह की इज्जत बहुत है सेना के अंदर, क्योंकि वो ईमानदार बहुत है। और उन्होंने और अपनी ईमानदारी के कारण यूपीए सरकार, यूपीए की जो घोर भ्रष्ट और चोर सरकार थी, उसका खामियाजा भी बहुत भुगते हैं। और वो खास करके आप लोगों ने देखा होगा डेट ऑफ बर्थ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका साथ नहीं दिया था और बहुत अपमानित हुए। तो भ्रष्टाचार रोकने के ही प्रयास में उन्होंने कुछ और भी जो लेफ्टिनेंट जनरल थे और भी सेना अधिकारियों पर इनका पर इन्होंने कुछ फाइलें वो बनाई हुई थी। अब इस विषय में डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना मोटा मोटी देश को जानना चाहिए कि यह हमारे सेना जो सेना के अध्यक्षों द्वारा, चाहे आर्मी का चीफ हो, चाहे वो आपका वायुसेना का चीफ हो, चाहे नौसेना का, उनके जरिए जो है, जो माने रक्षा मंत्रालय में जो ये दलाली का जो तंत्र था, भ्रष्टाचार का जो तंत्र था, इनके जरिए जो है ये गद्दार और लुटेरी जेएनपीसी करवाती थी। इसका बहुत बड़ा आपने देखा हो कि एसपी त्यागी जो है वो वायु सेना अध्यक्ष, उसको सजा मिल गई, लेकिन फिर उसको सजा मोदी जी ने वो दिलवा दी। लेकिन जो बड़ा मगरमच्छ है ये जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी, उसको बचा लिया। तो खैर ये इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि हमारे जो है सेना अध्यक्षों के जरिए या उनके पदों का दुरुपयोग करते हुए जो रक्षा सौदों में जो लूट होती है, जो भ्रष्टाचार है, वो तंत्र जो है इसने स्थापित किया हुआ था, ये गद्दार और लुटेरी जेएनपीसी।
और उसका ये जो राहुल और सोनिया वगैरह जो है, तो उसमें ये ऐसे गंदे वातावरण में वीके सिंह जैसे ईमानदार लोग की अलग ही वो प्रतिष्ठा जो है वो अलग रूप से उनकी प्रतिष्ठा और उनकी छवि बनी हुई है। और सेना में चाहे वो जितने भी सेवानिवृत्त हैं चाहे वर्किंग हैं, वो इज्जत करते हैं। तो जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो ये काफ़ी उम्मीद थी कि भाई यदि वो जीतते हैं तो कम से कम रक्षा मंत्रालय यदि उनको मिल गया होता तो वो जो तंत्र जो जेएनपीसी वालों ने बनाया हुआ था, माने ये दलाली का और भ्रष्टाचार का, तो उस गंदगी को जो है कम से कम साफ कर दिए होते। लेकिन ये मोदी जी सिर्फ जेएनपीसी को खुश करने के लिए ये मंत्रालय जो है वीके सिंह को नहीं दिया। कहाँ ये मोदी वीके सिंह को टहलाते रहे, वो विदेश राज्य मंत्री। हालांकि विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, और फिर इसके बाद इनको भी चेंज करके जो वो किस में लगा दिया, सड़क परिवहन में वो राज्य मंत्री। लेकिन देश उम्मीद कर रहा था, और विशेषकर वो जिन पर इन्होंने जो है वो लाल मार्क लगाया था कि यह जो है जनरल बनने के काबिल नहीं है, वो दलबीर सिंह सुहाग, और वो बनते भी नहीं। और उस दलबीर सिंह सुहाग को आर्मी जनरल के रूप में यूपीए सरकार जो है जाते जाते अप्रूव नहीं कर पाई थी। तो जिस पर वो जो है वो रेड मार्का वो लगाए हुए थे वीके सिंह, उसको ये मोदी जी सिर्फ जो है गद्दार राहुल और गद्दार सोनिया को खुश करने के लिए उसी को जनरल के रूप में आगे बढ़ाया। तो ढेर सारी बातें हैं। सिर्फ जो है अब ये मोदी जी जो है उस गद्दार जेएनपीसी को क्यों बचाते हैं, क्यों खुश करते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रहस्य है। देश जानना भी चाहता है, बात स्वाभाविक है। इसको विस्तार से आगे आने वाले एपिसोडों में बताएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी वो इस देश के गद्दार नहीं है, लेकिन इतने खतरनाक गद्दार संगठन और उसके इतने खतरनाक गद्दार जो है वो राहुल गांधी, और राहुल गांधी नहीं बल्कि वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सभी खतरनाक गद्दार थे, खतरनाक और घोर गद्दार थे। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव को बचाने की जो है वो गद्दारी जो है, बचाने के कारण भारत के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी भारतीय जनता पार्टी वाले और मोदी जी कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से और इस बात पर भारतीय जनता दल बिल्कुल दृढ़ है। और थोड़ा और सुन लीजिए, ये भारतीय आवाम ताकत दल को थोड़ा शंका थी कि ये भारतीय आवाम ताकत दल के यूट्यूब को जेएनपीसी वाले देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो थोड़ी आशंका थी। लेकिन अब भारतीय आवाम ताकत दल के शब्दों को चुराना, वाक्यों को चुराना ये शुरू कर दिए हैं। कैसे वो बोला था गद्दार राहुल की, भारत की पवित्र मिट्टी, उसको क्या मालूम कि कौन सी पवित्र होती है, कौन सी अपवित्र होती है। जो हमेशा अपवित्र ही रहता है, तो उसको तो मालूम ही नहीं कि क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। लेकिन उसके चमचों ने जो है भारतीय जनता दल के इन भाषणों से जो कि इसे यूट्यूब के माध्यम से दिए जा रहे हैं, बराबर बोलता रहा कि जब तक
भारत की पावन धरती से ये जो खतरनाक ताकतें हैं जीएनपीसी और वाम दल समाप्त नहीं किए जाएंगे तब तक इस देश को सुकून मिल नहीं सकता। बराबर बोलता है। तो वही अब तक जो है उसकी जुबान से ये पवित्र धरती या पवित्र मिट्टी के शब्द जो है वो निकले नहीं थे, लेकिन अब वो बोलना शुरू किया है जो है पवित्र मिट्टी। और फिर भारतीय जनता दल ने इस मोदी महोदय को वो कार कहा है, तो कार शब्द का भी इस्तेमाल वो शुरू कर दिए। तो जो जीएनपीसी है या कांग्रेस के इसके पहले जो भी संगठन लोकप्रिय रहा है भूतकाल में उनके शब्दों को चुराना और उसके मुद्दे को चुराना, ये इसकी फितरत रही है। और एक उदाहरण वो सामने वो पेश किया जा रहा है। एक तो ये अगले एपिसोड में या स्पष्ट ये बताया जाएगा कि किन परिस्थितियों में ये कांग्रेस जैसी खतरनाक संगठन जो है अंग्रेज ने इसको बनाया और किस लिए बनाया। 1857 का हमारा जो पहला प्रमुख जो है स्वतंत्रता संग्राम था, उसके 28 साल बाद मतलब 1885 में क्यों अंग्रेजों ने एक ऐसी संस्था को बनाया जो कि उसी सरकार के लिए मुखबिर और दलाल के रूप में काम करती रही। तो इसको विस्तार से बताएगा। तो लेकिन वो जो कांग्रेस थी वो अंग्रेजों की गुलामी के वक्त में आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो वाकई में लेकिन वो कर क्या रही थी, वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी। तो और अंग्रेज यहां से चले जाएं इसके लिए जो है वो लड़ाई लड़ती भी नहीं थी। वो कहती थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह है कि अंतिम शक्ति वो अंग्रेजी सरकार की रहेगी। उसके बाद आप जो व्यवस्था भारत के लोग चाहें अपना वो चला सकते हैं। मोटा मोटी लबे लबाब उसका यही है। मुख्तसर में थोड़े में लबे लबाब उसका मतलब यही है कि अंतिम फाइनल अथॉरिटी जो है वो अंग्रेजी सरकार की रहेगी। उसके नीचे जिस तरह की भी व्यवस्था भारत के लोग चाहें वो अपना वो कर सकते हैं। ये है आपका डोमिनियन स्टेट और इसी की मांग कर रही थी। लेकिन जब ये शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हालांकि इन लोगों का संगठन था, एक वो HRA और HSRA करके संगठन था, उसका नाम था वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करके इन लोगों का संगठन था। तो जब ये शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला लोगों ने कहा कि नहीं ये अंग्रेज को जाना है, यहाँ से इनको भगाना है, पहले जाएं और इसके बाद भारत के लोग तय करेंगे कि किस तरह का मॉडल, किस तरह की व्यवस्था ये भारत के लोग वो अपना वो लागू करेंगे, चलाएंगे उसके आधार पर। और ये मांग जो है कि अंग्रेजों को भगाना है और उसी चक्कर में जो है वो इन्होंने जो है अपनी बात सुनवाने के लिए लाहौर के असेंबली में ये भगत सिंह ने जो है वो बम फेंका था लाहौर के असेंबली में और चिट भी डाला था कि जो तुम्हारे माने अंग्रेजी सरकार के लिए कहा था कि जो तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं उन बहरे कानों को सुनाने के लिए ये बम है। तो इसके बाद इस टोली का
भगत सिंह की टोली का लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही थी और उसकी मांग भी बढ़ रही थी कि अंग्रेज को बिल्कुल पूर्ण रूप से जाना है, अंग्रेज को भगाना है। तब इस मुद्दे को, यानी इस जो है जो हमारे ये अमर शहीदों के मुद्दे को कि डोमिनियन स्टेटस, तो डोमिनियन स्टेटस की मांग तो इन मुखबिर और दलाल वो कांग्रेस की है, लेकिन हमारे इन अमर शहीदों की टोली की मांग थी कि अंग्रेज बिल्कुल यहाँ से जाएं। तब कांग्रेस ने जब ये मांग जो है पूरा लोकप्रिय हो गई पूरे देश में, तो इन कांग्रेसियों ने उसी मुद्दे को चुरा लिया और उसी मुद्दे को चुरा करके फटाफट जो है 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर ये घोषणा कर दी, पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा भी वो हमारे अमर शहीदों के उस जो है मैंने अंग्रेजों के पूर्ण भगाने के अभियान के मुद्दे को चुराने का, यानी उस मुद्दे को चुराने का एक मिसाल है। ये उसका वो जो है यानी दृष्टांत है। तो इस कांग्रेस ने उन हमारे अमर शहीदों की टोली का मुद्दा चुराया कि भारत को पूर्ण जो है पूर्ण स्वराज चाहिए। वो मुद्दा हमारे अमर शहीद की टोली का मुद्दा था, कांग्रेसियों का मुद्दा बिल्कुल नहीं था। इन कांग्रेसियों ने उनसे चुराया हुआ था। तो ये हमेशा से जो है कोई अभियान चल रहा हो, उसका कोई माने लोकप्रिय उसका नारा हो, लोकप्रिय उसके शब्द हों, और चुराने का और जो है इस तरह से चुराने के पीछे इन सबों के कई मंसूबे होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई कि ये मुद्दा ही वो चुरा लेंगे तो अभियान जो है वो कमजोर हो जाएगा। मुद्दा यदि चुरा करके हम उसका माने वो ये कांग्रेस वाले यदि उसका प्रयोग करेंगे तो जनता जो है वो भ्रमित हो जाएगी कि ये मुद्दा है किसका। तो बहुत सारे मैंने फायदे देखती है ये कांग्रेस जो मुद्दा चुराने वाली, शब्दों को चुराने वाली कांग्रेस, और करती रही। तो भारतीय वाम ताकत दल के शब्दों को, वाक्यों को, वाक्य रचना को चुराना इसने शुरू कर दिया है इसे जीएनपीसी ने। लेकिन जीएनपीसी समझे कि वो कितना भी जो है इन भारतीय वाम ताकत दल के शब्दों को चुराए, वाक्यों को चुराए। भारतीय वाम ताकत दल कोई बीजेपी नहीं है। इनको बेनकाब भी करेगी, इनको भारत से नस्ल में नाबूद भी करेगी, और जिस पात्र जिस पात्र की सजा के हकदार हैं, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में यदि ये भाग करके इटली में भी वो शरण लेंगे, वहां से भी भारतीय वाम ताकत दल यदि ये सत्ता में रहती है तो खींच के लाएगी उनको, और सरेआम इस देश के लोग उस पर थूकेंगे और पत्थर मारेंगे। ये कि देश के खिलाफ गद्दारी का अंजाम क्या होता है, यह देश के लोग भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी। तो सबसे पहले देश के प्रति वो जो वफादारी, भक्ति का भाव भरना है, भारतीयता को लाना है। तभी जाकर के इस तरह के दृष्टिकोण और इस तरह की पहचान, इस तरह के जज्बों का महत्व जो है समझ में आएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दे जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।